अगला पैनल है रीराइटिंग द स्क्रिप्ट क्रिएटिंग अ जेंडर इंक्लूसिव स्पेस। क्या रेडियो स्टेशन वास्तव में जेंडर इंक्लूसिव और सभी के लिए सुरक्षित स्थान बन सकता है? इसी के समक्ष हम अपना हिंसा को नो प्रोजेक्ट, जैसे कि आप सब हमारे उपरांत प्रस्तुत हैं इस वक्त हमारे रेडियो स्टेशंस जो हिंसा के नो को प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम करते हैं, 7 राज्यों में हम लोग ये चलाते हैं। इस सेशन के भीतर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रेडियो के माध्यम से जेंडर इक्वालिटी और एक जस्ट फ्यूचर को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके उपरांत मैं अपने पैनलिस्ट्स को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। इस पैनल की मॉडरेटर रहेंगी मिस अर्चना कपूर, फाउंडर डायरेक्टर स्मार्ट। I would like to invite Shilpi Marwa, a theatrist, actor, performer, and a strong advocate for gender. I'd like to invite Miss Manisha Jain, who works with AIR and is a language expert, works on programs for gender and belonging to All India Radio. तो भाषा तो इनकी strength है. I'd like to invite RJ Hari. Thank you so much, Hari, for coming at such a short notice. He represents Radio City. I would also like to acknowledge Arjun, who's come from Radio City here and has been kind enough to bring RJ Hari to us. I'd like to invite my colleagues and peers, Rajendra Negi from Radio Hinwalwani. We did a project on gender-based violence with them 2 years back. I'd like to invite Amol Deshmukh, a veteran in community radio, has been working in Maharashtra with a number of radio stations, and they bring to the table a lot of experience and a lot of enriching conversations. I'd like to just mention a bit, आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, ये एक NGO है अक्षरा, जिनसे हमारी भेंट लास्ट ईयर हुई उनसे नवंबर में, and I was so impressed with the work and I was ignorant that I didn't know about it. इन्होंने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर के कुछ amazing work किया है और आप लोग जब देखेंगे, so I want to set the tone of this conversation by showing you this because we are talking about rewriting scripts. Ghana Rewrite is a unique concept by Akshara Center for creation of safer public spaces for women. The project invites people to rewrite lyrics of sexist Bollywood songs and help spread awareness about the concept of sexism and objectification of women in Bollywood. They have created videos with rewritten lyrics and are using new media to reach a wider audience. चुटकी जो काटने की सोची है, चोरी से सोची है यहाँ वहाँ। हरासमेंट हाँ ये ईव टीजिंग है, फंस जाएगा तू ओ भाई जान। उलाला 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 उलाला, कंट्रोल अपनी फैंटेसी। छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना, I'm not तेरी प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों नहीं लिखते? हम लोग यहाँ स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं, हम लोग सब स्टोरी टेलर्स हैं, हम लोग सब कंटेंट जनरेटर्स हैं, हम लोग रेडियो में काम करते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं मास कम्युनिकेशंस के, हम लोग को काम दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। हम लोग खुद अपनी भाषा में कितना जेंडर सेंसिटिव हैं। हमें जब लिखने को बोला जाता है तो हम कितना जेंडर सेंसिटिव कंटेंट या जेंडर इंक्लूसिव कंटेंट या नुआंस्ड कंटेंट लिखते हैं। जब हम कार्यक्रम बनाने जाते हैं, हम किस तरीके से अपने जहन में हमने कुछ स्टीरियोटाइप बना रखे हैं, हमने सोच रखा है कि अगर बच्चों और महिलाओं पे कार्यक्रम होगा तो हम
महिला को बुलाएंगे, अगर साइंस पे कार्यक्रम होगा तो हम पुरुष को बुलाएंगे, यू नो। तो हमारे जहन में इस तरीके की सोच है। एक तो ये बात है जो मैं यहाँ सभी के लिए रखना चाहती हूँ, विच आई वांट टू डिस्कस। सेकेंडली आई वांट टू डिस्कस कि particularly for private radios or people who are, you know, performing in theatre and other places, what are the challenges that you face and what is the demand of the market to make that derogatory content towards any sex? You know, because जो कहते हैं ना कि जो बिकता है वही देते हैं, तो अगर बिक रहा है तो देंगे, लेकिन फिर आपकी अपनी सोच, आपके अपने मीडियम की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अपने कुछ लिसनर्स के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप कैसे फुलफिल करते हैं। तो मैं शुरू करना चाहूँगी शिल्पी जी से, क्योंकि ये सालों से थिएटर से जुड़ी हुई हैं, इन्होंने अब अपना थिएटर ग्रुप बनाया है और ये परफॉर्म करती हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि शुरुआत में उन्हीं से करूँ इसके बारे में। मैं पिछले 20 साल से जिस तरह के गाने भी आपने सुने, वो सड़कों पर जाकर हम गा रहे हैं। हम गाने बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। जब हम सड़क पर पहुंचते हैं तो यूजुअली जनता जो है वो उस नाटक को सुनने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो जहाँ से बिलोंग करते हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर इलाके हैं जहाँ पर वो नाटक रेलिवेंट है। वो नाटक जितना रेलिवेंट भलसवा में है उतना ही सिविल लाइन्स में भी है। बस इतना फर्क है कि भलसवा में जब मार पिटाई होती है तो सुनाई दे जाती है दूसरे घर में, सिविल लाइन में व्यक्ति गॉगल लगा के नीचे आ जाता है। कहानी बनाकर किसी तक पहुंचाना उसके लिए आसान कर देता है, दिक्कत को समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए और उस पर कुछ करने के लिए। अगर हम सीधा जाके बस ये कह दें कि ये गलत है और ये सही, तो शायद आउटराइट हमें रिजेक्शन मिल जाए। और जब हम एक कहानी सुनाते हैं कि मैं 13 साल की थी जब मेरी शादी एक ट्रक ड्राइवर से हो गई, 17 साल में मैं पेट से थी और 18 में मेरा बच्चा हो गया। बेटी हुई तो घर में मारपीट बढ़ गई थी। बेटी ने पूछा, माँ जैसे पिताजी आपको मारते हैं मुझे भी मेरे शादी के बाद ऐसी मारपीट मिलेगी क्या? उस दिन मैंने सोचा कि वक्त है बाहर निकलने का। मेरे देवर बहुत सपोर्टिव थे तो उन्होंने अंग्रेजी भी समझाई थोड़ी थोड़ी, और वहीं से मैंने ट्रक ही पहले चलाना सीखा थिएटर से पहले। तो ट्रक ड्राइविंग की, बाहर निकली, पतिदेव से दूर गए, मारपीट रुकी और बिटिया को बोला कि ये मारपीट तुम नहीं झेलोगी। अब बिटिया बड़ी हो रही है, पायलट बनना चाहती है, मैं थिएटर रन कर रही हूँ। समझ है कि मारपीट सहनी नहीं। उसे ये भी पता है कि ऐसे लड़के से शादी करनी है जो इक्वल लेवल पे आएगा। वो कहती है कि मम्मी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी मैं, अगर वो अपने माता पिता को नहीं छोड़ रहा तो मैं क्यों छोड़ूं। तो देखते हैं कहाँ तक ये सच हो पाता है। पर ये कहानी मैं अक्सर सुनाती हूँ लोगों को ताकि उन्हें एहसास हो कि उनका हक क्या है, उनके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर ये कहानी है। Thank you. The way you spoke, 1 मिनट लगा कि आपकी अपनी कहानी है, और मेरे को, मैं देख रही थी एक दो लोगों ने तो यहाँ पर without realizing also cried hearing the story. This is the power of narration. This is the power of telling a story which we as communicators need to understand. Thanks for that, Shiv. Hari, I come to you. I know that there are so many pressures on private radios, and I will not name programs everyone knows. I don't even want to talk about them, which उनको बोलने में भी लगता है कि हम क्यों बोल रहे हैं ये शब्द, you know, because वो इतने सारे उनके connotations होते हैं। और कहने को तो क्योंकि हम पार्टनर करते हैं आपको के साथ, तो इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि हाउ डू यू ब्रिंग अबाउट जेंडर सेंसिटिविटी इन योर कंटेंट। One side you have women who are fighting for their rights, and I know of quite a few who have shared this platform with us, जो
वुमनिया रोल्स कर रही हैं, जो पुरानी जीन्स प्रोग्राम्स कर रही हैं, जो विमेन को आगे ला रही हैं और उनके मुद्दों को आगे बढ़ा रही हैं, और एक तरफ आपके बहुत सारे साथी हैं जो अलग तरीके का कंटेंट बनाते हैं. तो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट? देखिए, मैं ना यहाँ पर आपको बड़ी सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ. रेडियो में ना डूज होते हैं, डोंट्स होते हैं, और हमें डूज तो ज़्यादा नहीं, डोंट्स पे बड़ा फोकस करना पड़ता है. और जब हम ये चीज़ें सुनते हैं ना, मैं सीधा यहीं पे आना चाहता हूँ, स्किपिंग एवरीथिंग. जब हम ये चीज़ें सुनते हैं, मैं 5 बजे जब शो करता हूँ, माई शो इज़ लाइव शो. जैसा मैं यहाँ बोल रहा हूँ वैसा ही बोलता हूँ, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, बटन दबा के हम बोलते हैं. जब ये गाना चल रहा होता है ना कि कहाँ से तू थिक और समथिंग वैसा वैसा तू सिक, तो थोड़ा खुद को भी लगता है कि यार ये क्या चल रहा है. बाहर जाके फिर हम कंप्लेन करते हैं कि यार ये क्या गाने हैं, क्या चला रखे हैं. वो कहते हैं कि आपके शो में चलेंगे ही, लोग डिमांडिंग यही कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील्स पे सबसे ज़्यादा ये चल रहे हैं. हमारी क्या गलती? हम तो वही चलाएंगे जो लोग इंस्टाग्राम की रील्स में बना रहे हैं, 6-6 मिलियन जिनके व्यूज़ आ रहे हैं. तो हमारा ये थोड़ा टारगेट होता है, ये हमारी जॉब है. हम पर्सनली अपनी तरफ से कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं कि किस चीज़ को आपको बोलना है, किस चीज़ के बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना है. मैं भी वहाँ जॉब करता हूँ, मैं भी वहाँ काम करता हूँ, और मुझे जब मैं ये चीज़ों के बारे में सवाल पूछता हूँ, लड़ते हैं हम कि यार ये क्या गाने चला रखे हैं, हटाओ यार इन्हें, यार कुछ अच्छे गाने चलाओ, कुछ बढ़िया गाने चलाओ, कुछ अच्छा लगे, दिल को अच्छा लगे, लोग जो ट्रैवल कर रहे हो खुद सुने और कहें कि किसी ने ढंग की बात कही है. फॉर एग्जाम्पल, रेडियो पे मैं और आरजे आदि हम शाम को शो करते हैं, तो हम एक दूसरे से आप करके बात करते हैं. हम तू तड़ाक, ये बदतमीजी, ये डबल ट्रिपल 5 मीनिंग्स वाले जोक वगैरह नहीं करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है. हमारा ह्यूमर इन सब चीज़ों पे नहीं टिका हुआ है. हम और भी बैंगन का भरता, आलू की सब्जी, इन सब के बारे में बात करके आपको हंसा सकते हैं. लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है, मैं भी हर चीज़ को दरकिनार करना चाहूँगा यहाँ पर. रेडियो और एवरीथिंग, ये सबसे पहले इंसान की खुद की कंडीशनिंग होती है कि वो कैसा है, और जैसा है वो वैसी ही चीज़ें कहेगा. हमें रेडियो पे कहा जाता है कि वी हैव टू बी न्यूट्रल, there are certain things we do not have to utter a word about, and उसी के साथ साथ आपको खुद को समझदार होने की ज़रूरत है कि क्या आपको सच में ये सब चीज़ों को आप सपोर्ट करते हो. जैसे कि हमने कहा कि these lyrics ये हमें बदलने की ज़रूरत है, तो इस चीज़ के मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ. और इनफैक्ट अभी तक हम जो आवाज़ उठाते हैं अपने म्यूज़िक डिपार्टमेंट से उठाते हैं कि ये गाना हटाओ यार, ये गाना बेकार है यार, ये गाना क्यों चला रखा है, इसकी जगह कुछ और चलाओ. तो वो धीरे धीरे हटता भी है. हम उस पर बात नहीं करते हैं, हम उस पर उल्टा मजाक कर देते हैं. रेडियो में बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है, वी स्लाइटली टच द थिंग्स एंड देन वी गो. हम बड़ा, अगर किसी चीज़ का मजाक उड़ाना है, मैं पॉलिटिक्स का मजाक उड़ाऊंगा, आपके फेवरेट नेता का मजाक उड़ाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, चाहे आप पार्टी के वर्कर भी हो, मैं ऐसा कर दूंगा. तो हम इसी चीज़ों के धीरे धीरे मजाक उड़ाते हैं. इसी चीज़ों को जो हम नॉर्मल बोलते हैं, हम उनको हटा रहे हैं कि ऐसा कहाँ से है तो थिक, कहाँ से है तो सिक. ये लिरिक्स जो हैं ये हम अपने घर में नहीं यूज़ करते हैं या अपने आसपास नहीं यूज़ करते हैं. बाकी इंसान की कंडीशनिंग के ऊपर होता है कि वो कैसा है. फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चे को बता रहा था, इसकी उम्र 21 साल है, और मेरे पापा हो गए हुए 21 साल हो गए. तो मेरी मदर जो है उन्होंने मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है. इनफैक्ट मी एंड माई मदर वी टॉक अबाउट फूड ऑल्सो, वी टॉक अबाउट सब्जी की डिशेज ऑल्सो. आई टीच माई मदर नाउ कि मम्मी ये ऐसा बनाना, दिस एंड दैट. ऑल्सो आई हैव अ सिस्टर एट होम ऑल्सो, बट हमारा कोई ऐसा प्रेशर नहीं है. अगेन योर पर्सनल लाइफ, योर फैमिली, आप उसी को आगे रिप्रेजेंट करते हैं. हम यहाँ पे आपस में बैठ के जब बात करते हैं, ये लिरिक्स के बारे में बात करते हैं, तो हम अपनी तरफ से एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं कि क्या हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना है, क्या ऐसे गानों को सपोर्ट करना है या ऐसी बातों को सपोर्ट करना है जो महिलाओं के खिलाफ है. महिलाएं जो हमारे खुद के घरों में भी है, हमारी खुद का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, और ये सारी की सारी चीज़ें हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है. उसको जो सोच के हमें आगे बढ़ना है और अपने जितने भी शब्द हैं वो निकालने हैं. बस मैं इतना. अरे मेरे पास सवाल तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी देर में ऑडियंस के पास जाना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू कीप माय रोल वेरी लिमिटेड हियर, सो आई विल स्किप दैट एंड कम बैक टू यू लेटर इफ ऑडियंस डजंट आस्क. अमोल, आपने बहुत सारे सामुदायिक रेडियो में काम किया है, महाराष्ट्र में खासतौर पे. अगर हम फिगर्स देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस की फिगर्स, जेंडर बेस्ड वायलेंस फिगर्स काफ़ी हाई है वेस्ट बंगाल में, असम में, महाराष्ट्र में. दीज आर सम ऑफ द टॉप स्टेट्स. आप लोग समुदाय के बीच में काम करते हैं, और समुदाय हम लोग की सोच में, हमारी सोच ये है, हम चाहे बायस्ड हों, कि काफ़ी पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ होती हैं, एक पितृसत्ता समाज है ये, जहाँ पर महिलाओं को बहुत कम फ्रीडम है, बहुत कम बोलने के मौके हैं. तो उन तरीके के चैलेंजेस को आप अपनी प्रोग्रामिंग में, आप अपने स्टूडियो में किस तरीके से कॉम्बैट करते हैं? थैंक यू अर्चना जी.
जैसे कि मैं 16 साल से इस सेक्टर से जुड़ा हूँ। विदर्भ है, विदर्भ भी खानदेश है, तो महाराष्ट्र के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया है। तो अभी हमने आरंभ का एक प्रोजेक्ट में काम किया था, वो भी मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि जेंडर का जो है ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है। ये अपने घर से शुरू होता है, सम्मान अपने घर से शुरू होता है। आज हम कम्युनिटी में जब जाते थे, और वो पूरा रामदेववाड़ी और वसंतवाड़ी एक बहुत ही रूरल एरिया है, जहाँ पे महिला अभी भी हमारे यहाँ वो घूंघट लेती है और उनको बाहर जाने की भी परमिशन नहीं है, और नशे का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। और वहाँ जाके उन महिलाओं को बताना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसा करना है, बच्चों को आप न्यूट्रिशन, आप कैसे न्यूट्रिशनल फूड खाना है। तो ये बहुत हमारे लिए टास्क बड़ा था। और उनके हस्बैंड इतने भयानक थे, कुछ तो हमारे कैमरामैन भी जब आए थे बोल रहे सर चलो यहाँ से जल्दी चलो, वो दारू पी के आए लोग, कहीं हमारे कैमरे पे पत्थर मार दिया तो हमारा 15-20 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी कम्युनिटी में जो महिलाएं हैं, फिर भी वो आई सामने आके, उन्होंने बात किया, उनको लगा कि ये हमारी बात कर रहे हैं। तो ये हमारी बात वहाँ से शुरू होती है जब वो महिला को लगता है कि नहीं ये मेरे भाई है और ये कुछ तो भी हमारे लिए कर रहे हैं, ना कि पैसे या कोई आपको योजना दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए काम कर रहे हैं। ये विश्वास पहले हमने उनको दिया। मैं ये और एक आगे थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन एक जनाबाई का एक अभंग है महाराष्ट्र में। जब इस सेक्टर में मैं आया था 2009 में, तो साईं बाबा की आरती में वो अभंग रहता है हमेशा, तो मैं वो बताना चाहूँगा। और तब जाके जो महिलाओं के प्रोग्राम पे हमने फोकस किया, विदर्भ में भी काम किया, उसके बारे में भी मैं थोड़ा बताऊंगा। मराठी में है, तुझ काय देव सावळ्या मी खाया तरी हो, मी दुबळी बटीक नाम्याची जान श्रीहरी, उच्छिष्ट तुला देणे ही गोष्ट नाना बरी हो, तू जगन्नाथ तुझ देव कशी भाकरी, नको अंत मदिया पाहू सख्या भगवंता, श्रीकांता मध्यान रात्र उलटोनी गेली आता, अनचित्ता जा होईल तुझा रे काकडा की रवळांतरी हो, आनतील भक्त नैवेद्य नाना परी। तो ये जो है संत जनाबाई का अभंग है, और उसमें आज से 400 साल पहले वो नामदेव, संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज के यहाँ काम करती थी, और बटीक यानी दास्यत्व। वो बोलती है कि मैं दुबली बटीक नामा की, तो नामा की मैं बटीक हूँ और मैं आपको क्या खिलाऊं। भगवंत जब उसके घर आए तो उसने कहा कि मेरा ये झूठा तो आप नहीं खा सकते, आप जाओ मंदिर जाओ, भगवान आपको भक्त अलग अलग प्रकार के नैवेद्य लेके आएंगे, मैं तो कुछ नहीं, असहाय हूँ। तो ये असहायता से शुरू हुई है हमारे यहाँ की स्टोरी, और तब मुझे लगा कि नहीं, हमें इस विषय पे थोड़ा काम करना चाहिए। तब से जाके फिर वर्धा में हमने काम किया, फार्मर सुसाइड एरिया है, वहाँ की महिलाओं की अलग समस्या थी। वो महिलाएं, एक महिलाएं वॉरियर है, उनकी स्टोरी आगे आनी चाहिए, ऐसे हमें लगा। और वो महिलाएं भी सामने आई, उन्होंने समाज से फाइट किया, और उसमें अब कम्युनिटी रेडियो के साथ ये काम चल रहा है। ऐसा ये पूरा काफिला है। बाल विवाह पे भी बहुत सारा काम हुआ है। तो ये चैलेंजिंग था, लेकिन अब लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारे हैं, और बेसिकली महिलाओं को लगता है, जैसे मैडम ने कहा कि महिलाओं का प्रोग्राम है तो महिला नहीं करना चाहिए, या बच्चों का प्रोग्राम है तो वो करना चाहिए, वो धारणाएं हमारे यहाँ नहीं है। हम जेंडर को हमारे रेडियो में स्थान देते नहीं, ना जेंट्स लेडीज ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। आज हमारी लेडीज वहाँ पे 10 महिलाएं हैं जो रेडियो फेस्टिवल अपने यहाँ मना रहे हैं, वो रेडियो के प्रोग्राम वहाँ वर्ल्ड रेडियो डे मना रही है। हमारे यहाँ 12 साल की बच्ची है जो कि जिलाधिकारी को खड़ा रह के उनका इंटरव्यू लेती है, 20-20 मिनट पर्यावरण पे वो बात करती है। तो ये बातें जब निकल के आई तब हमें ऐसा लगा कि हम हमारे रेडियो में तो भी मन भावन जो हमारा रेडियो है वहाँ पे हम जेंडर को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, हम इक्वल काम करते हैं। इवन हमारे यहाँ 3 जेंट्स हैं और 10 महिलाएं हैं, तो ऐसे हमारा काम चल रहा है। लेकिन स्टेशन मैनेजर पुरुष है। स्टेशन डायरेक्टर मैं हूँ, लेकिन स्टेशन इंचार्ज जो है वो महिला है।
मेरे ऊपर महिला है, नीचे महिला है, बीच में मैं हूँ। थैंक यू अमोल, न्यू मी फॉर मेनी इयर्स, तो मैं रुक नहीं सकती बिना ये सब बोले, बट दैट इज़ इट। एंड थैंक यू, आपने कुछ प्रोग्राम्स गिनवाए वो हमने साथ ही किए हैं, स्मार्ट के साथ ही किए हैं। सो चाहे वो ECD, एक्चुअली अर्ली चाइल्डहुड में हम लोग ने पुरुषों के रोल पर ज़्यादा फोकस किया था कि बच्चे की परवरिश केवल महिला का काम नहीं है या दादी नानी का काम नहीं है, उतना ही दादा नाना और पिता का काम है जितना कि महिला का काम है। आई कम टू यू राजेंद्र, आप भी उत्तराखंड में काम करते हैं और आपके स्टेशन में हम देखते हैं कि काफ़ी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और आप लोग काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। आपके चैलेंजेस क्या आते हैं? क्योंकि हालांकि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो मेरी समझ है, बदल रहे होंगे कि ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, पुरुष बाहर निकल जाते हैं। इट यूज्ड टू बी कॉल्ड पोस्ट बॉक्स इकोनॉमी, तो महिलाएं ज़्यादा थी, तो आपको महिलाओं को लाने में तो इतनी दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन उनको किस तरीके से, किस प्रकार की प्रोग्रामिंग में आप जोड़ते हैं और किस प्रकार से उनकी छवि एक बदलते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? नमस्ते सभी को और धन्यवाद अर्चना मैडम। एक्चुअल में जब हमारे क्षेत्र में उत्तराखंड, क्योंकि अगर आप में से अधिकतर लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे जो सोशल मूवमेंट हुए हैं, आंदोलन जो हुए हैं, उनमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। और अभी जब देशमुख जी कह रहे थे कि पर्दा प्रथा है, लेकिन पहाड़ में हम लोगों इस मामले में सौभाग्यशाली रहे हैं कि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा नहीं है, यानी कोई मुंह ढक के या सर ढक के नहीं रहते हैं, खुला सब होता है। आप लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट जो हैं, शराबबंदी का, चिपको का, खनन के खिलाफ, टिहरी बांध जो दुनिया का इतना बड़ा डैम है उसके खिलाफ मूवमेंट हुआ है, तो उसमें भी महिलाएं का सबसे बड़ा रोल था। तो वो जो पर्दा प्रथा नहीं थी उसका एक एडवांटेज हमें आज भी मिलता है, क्योंकि वहाँ पर आज भी जो गांव की इकोनॉमी है, गांव की खेती है, इस सारी चीज़ों में उसके पीछे भी दोनों चीज़ें हैं, बुरा भी है और अच्छा भी है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर खेती, पशुपालन, ये इतना ज़्यादा बोझ है। मेरी माँ खुद अभी भी जैसे भैंस पाल रही हैं, खेती कर रही हैं, ऐसे ही और भी जो महिलाएं, लेकिन समाज में उनको खुला माहौल जरूर है, मतलब इस तरह की बंदिशें नहीं है कि आप कहीं जा नहीं सकती हैं। और वो चीज़ें हमारे रेडियो में हमें महसूस हुई जब हमारा एक सोशल मूवमेंट की तरह कम्युनिटी रेडियो का मूवमेंट शुरू हुआ था 2001 में, जब देश में पॉलिसी नहीं थी। तो हम लोगों के जो हेमलवानी नाम से जो शुरू हुआ था एक ग्रुप, उसमें जो फाउंडर थी वो 3 महिलाएं थी और उसमें 2 लोग पुरुष हम भी थे जो फाउंडर मेंबर थे। तो 5 लोगों के से शुरुआत हुई और वो सीक्वेंस आज भी चल जा रहा है कि 70% वुमेन हैं रेडियो स्टेशन में और 30% मैन। तो ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोसेस, क्योंकि जो मैडम ने भी कहा कि अधिकतर पुरुष या तो आर्मी में चले गए हैं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो अभी लोगों में जो रुझान है वो या तो बहुत अच्छी अगर एजुकेशन मिल गई तो वो गवर्नमेंट उसमें जा रहे हैं, नहीं तो होटल लाइन सबसे ज़्यादा अभी न्यू। आप किसी भी 5 स्टार में, 7 स्टार में या किसी छोटे बड़े रेस्टोरेंट में चले जाए, आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के होटल में जरूर मिलेंगे, कुकिंग में, सेफ में। तो ये तरह का सिस्टम जो है वहाँ पे। और यही चीज़ जब हम लोगों ने अपने बहुत सारे प्रोग्राम, हिंसा का नौ प्रोग्राम भी किया या और बहुत सारे प्रोग्राम है। आज भी आप अगर हेमलवानी में जाएंगे तो आपको स्टेशन में अधिकतर जो हमारे हम लोग आरजे नहीं कहते हैं, हम लोग या तो प्रस्तुतकर्ता बोलते हैं उनको, रेडियो प्रोग्राम में अनाउंसर बोलते हैं। तो वहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें महिलाओं का परसेंटेज है और वही सारे, कोई प्रोग्राम ऑफिसर है, अकाउंट का महिलाएं देखती हैं। एक बीच में जो है रवि से पहले स्टेशन मैनेजर मधु भट्ट थी, वो स्टेशन मैनेजर रही हैं 5 साल। तो मतलब सारा सिस्टम में जो चीज़ें हैं उनको भी उतना ही पूरा स्पेस मिला हुआ है। और प्रोग्रामिंग में भी क्या है कि जो उत्तराखंड में जो परसेंटेज है आप देखेंगे तो गांव में महिलाएं ही अधिक हैं, क्योंकि अधिकतर जो पुरुष हैं या तो पलायन के कारण शहरों में है, या तो लिसनर भी फील्ड में जो हमारे प्रोग्राम बनते हैं बहुत सारे जो, तो उसमें प्रोग्रामों में भी जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का अधिक है, क्योंकि बातचीत ही उन्हीं से होती है। गांव में खेती को लेके, पशुपालन के लेके
स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके। हाँ, ये जरूर है कि अभी बहुत अच्छा एजुकेशन, मतलब हमारे यहाँ जो नई जनरेशन में है कुछ इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा भेदभाव या दहेज का बहुत उत्पीड़न या इस तरह की चीज़ें वो कम हो रही है समाज में, क्योंकि शिक्षा का स्तर जो है बहुत तेज़ी से ऊपर गया है पिछले 20-30 सालों में। बट ये है कि बेरोजगारी के कारण जो पलायन हो रहा है उससे ये चीज़ें अपने आप मतलब ऊपर है। अभी महिलाओं को ये एक मजबूरी सी है हाँ, कि महिलाएं अवेलेबल हैं, इसलिए हाँ, महिलाएं आ मतलब रही हैं, ये ये बाय चॉइस नहीं है। दैट इज सो राजेंद्र जी, मैं मैम को लाना चाहती हूँ, मनीषा जी को। ये तो AIR से हैं, तो इनके यहाँ तो भाषा की कोई समस्या ही नहीं है क्योंकि इनकी ट्रेनिंग इस प्रकार से हुई है। लेकिन प्रोग्रामिंग को छोड़ के जो एक आप लोग के यहाँ माहौल है उसके बारे में आप थोड़ा सा अगर बताएंगी कि इज इट मोर मेल डोमिनेंट टॉप लेयर और यू नो आर वुमेन आल्सो गोइंग देयर, रीचिंग देयर, या ऑफ कोर्स कि अगर आप लैंग्वेज पे जिस प्रकार से आप प्रोग्राम करती हैं अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें। आई नो शी वर्क्स विद द गवर्नमेंट, वी विल नॉट प्रेस टू हार्ड। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते और विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम ने सवाल पूछा है कि टॉप प्लेयर में कौन है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या। आज आपने सबसे पहले सेशन में हमारी डायरेक्टर जनरल मैडम प्रज्ञा पालीवाल गौड़ को ही देखा, तो वी आर लकी कि हम इस वक्त हमारे ऑर्गेनाइजेशन को न केवल आकाशवाणी बल्कि न्यूज़ जो हमारा है उसको भी हेड हमारी लेडी ऑफिसर ही कर रही हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है। इसके अलावा मुझे लगता है हमारा जो पूरा इंटायर नेटवर्क है उसमें महिलाओं का कंट्रीब्यूशन, बल्कि मैं तो कहूँगी अर्चना जी महिलाओं का कंट्रीब्यूशन ही ज़्यादा है। रीज़न उसका ये कई मरतबा मैंने महसूस किया। देखिए मुझे 36वां साल चल रहा है ये ब्रॉडकास्टिंग में, और मैं जब छोटी सी बच्ची थी तब मैं बच्चों के कार्यक्रम में नन्ही सी गई थी आकाशवाणी में, मेरे पिता भी रेडियो में थे, और तब से मैं गई हूँ। और आज इस उम्र के इस दौर में मुझे लगता है इतने सालों में लगभग 5 दशक से भी ज़्यादा हो गए, आकाशवाणी जैसा सेफ वर्क एनवायरनमेंट मुझे कहीं नहीं दिखता। इतना सेफ है, और हमारे जो मेल कोलीग्स हैं उनके बीच आपको कभी ये फील नहीं होता कि आप पुरुषों के बीच काम कर रहे हैं। हो सकता है आपको लगे कि मैं ये थोड़ा ओवर स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन नहीं, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। हम लोगों ने ओवरनाइट काम किया है, रात भर हम लोग, जब कभी लेट पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, मुझे अहमदाबाद में जब मैं पोस्टेड थी, एक छोटा सा आपको अनुभव बताती हूँ। अहमदाबाद आकाशवाणी में मैं तब ड्यूटी रूम में थी और काफ़ी लेट पार्लियामेंट चली थी, उस समय कोई मिल आया था। तो मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा मनीषा जी आप परेशान तो नहीं है, मैं बदल दूँ? मैंने कहा बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। एक तो क्या होता है हमारे यहाँ सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि आपको ड्रॉप और पिक का फैसिलिटी है। दूसरा, लेडीज़ स्टूडियोज़ में बड़ी सेफ हैं, इंजीनियरिंग साइड हमारा बहुत साथ रहता है हमारे, तो कुल मिला के इतना सेफ एनवायरनमेंट। और सबसे दूसरी बात, इज्जत, हम लोगों को इतना सम्मान से देखा जाता है कि मतलब कभी भी मनीषा जी या मैम, तो इसके आगे अगर कोई बड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड है तो वो बेटा करके उम्र में बड़े हैं तो उन्होंने इस तरह से संबोधित किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये एक केक वॉक रहा इतना बरसों का सफ़र आकाशवाणी का। और जहाँ तक आप भाषा की बात कर रही हैं, दूसरा सवाल आपका, इस बात का मैं गौरव लेती हूँ, इस बात का मुझे फख्र है कि आकाशवाणी आज भी अपनी भाषा की गरिमा को लेकर बहुत सचेत है, और हम, मुझे लगता है, भाषा का मानक बनते हैं। आपको किस तरह की भाषा का प्रयोग अपने कार्यक्रमों में करना चाहिए, इसका मानक अगर कोई है तो मैं पूरे फख्र से कहती हूँ कि आज भी आकाशवाणी है। हम लोग अपनी हिंदी, अपनी रोज़मर्रा की भाषा में भी सही शब्दों की चयन से अपने श्रोताओं को संबोधित करते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंस है मेरा, विविध भारती में भी काफ़ी लंबा टेन्योर रहा, लगभग 1 दशक का। मैं आपसे एक चीज़ साझा करना चाहूँगी। हमारे एक अनाउंसर बहुत पॉपुलर, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, कमल शर्मा जी, और विविध भारती के मेरे सीनियर भी थे, बड़े भाई की तरह स्नेह भी करते थे। तो
उनकी एक बहुत प्यारी चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो सदाबहार नगमे बहुत प्रेजेंट करते थे दोपहर को 2:30 बजे। अब तो रिटायर्ड हो गया खैर कमलदा, तो हमेशा बोलेंगे कि आइए सुनते हैं लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत। अब आप सोचिए कि वो लता मंगेशकर भी नहीं कहते थे, वो लता जी कहते थे, रफ़ी साहब कहते थे। ये सम्मान है आपका माइक्रोफोन पर। चित्रगुप्त साहब की ये रचना अब आप सुनेंगे लता जी के स्वर में। आप सोचिए कि कितना मीठा लगता है, कानों में रस घुलता है इस तरह के शब्दों को अगर हम सुनते हैं। तो हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा उत्तरदायित्व है भाषा को बनाए रखना, और भाषा से ही सम्मान होता है। देखिए, हम सरस्वती की आराधना करते हैं, वाणी की देवी की आराधना करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या हमें अपनी भाषा के चयन में संयम नहीं बरतना चाहिए? क्या हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? ये तो हमारी संस्कृति है। तो मुझे इस बात का गौरव है कि मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ और हमें हेड कर रही हैं एक महिला, और हम सब बहुत सुरक्षित हैं और प्रसन्न हैं। बल्कि मुझे तो लगता है 36 वर्ष कब गुजर गए पता ही नहीं चला। क्या बात। तो मैं 2 सवाल पूछूंगी, इनसे पूछूंगी लता जी और रफ़ी साहब के बारे में। आप अपनी बात मत करिए, पर आप जनरल बताइए कि यही अगर प्राइवेट रेडियोज में होता है तो लगता है कल के यार थे उनके। तो आप, हाउ डू वी काइंड ऑफ मेंटेन दिस बैलेंस is a huge challenge, and the new generation which is present in this room, वो क्या सीख रहे हैं? विविध भारती बहुत अच्छा काम कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है, लेकिन गाड़ी का रेडियो तो वो ही पकड़ता है ना। तो क्या करें? ये तो है, देखें, लेकिन मैं यहाँ पर जो है कुछ चीज़ों के लिए सभी की तरफ से क्षमा भी मांगता हूँ, लेकिन सभी की तरफ से मैं ये भी कहता हूँ कि हर कोई एक जैसा नहीं है। अगर आप मेरा प्रोग्राम सुने 5 से 9 रेडियो सिटी 91.1 FM, एंड यही सेम आवाज है। मेरी तो मम्मी ने, मैंने थोड़े दिन पहले कहा था कि मम्मी मेरे को नहीं करनी रेडियो। मेरी माँ ने कहा था बेटा कोई दिक्कत नहीं, यू स्टिल हैव द सेम वॉइस, सो इट्स ओके। यू तो कई लोगों की तेरी आवाज अच्छी भी है, बुरी भी है और ठीक भी है। सो माय पॉइंट इज मैम कि जो मैम ने कहा, हम लिटरली, यू विल नॉट बिलीव, हमारे यहाँ पर ये बच्चा इंटर्न है और वहां पर कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, मी एंड आरजे आदि, सो किसी ने कहा था कि लता जी को लता मंगेशकर का ये गाना है, उसने गाया, कानों को हाथ लगे। लेकिन ये जो है आरजे आदि ने, जो कि बहुत शालीन आदमी, बहुत शांत आदमी है, उन्होंने बहुत एक थोड़ा अंदाज में आगे इन शब्दों का चयन सही रखते हुए कहा कि ऐसे किसी बड़े के लिए, जो कि एक बहुत दिग्गज है, जिनकी वजह से हमारी इंडस्ट्री चल रही है, रेडियो में हमें सुनने थोड़ी आते हैं, हम तो एक आप देख लीजिए, एक एक्स्ट्रा चीज है कि आरजे दिख गया, सुन गया, हम एक तरीके से संचालक है, चला रहे हैं। लेकिन रेडियो में अभी भी लोग जो है ज्यादातर गाने सुनने आते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की बात अलग है, वहां पे आरजेस को सुनने आते हैं, वहां पे जो प्रेजेंटर्स होते हैं उनकी बात अलग है, हम खुद उन्हें सुनते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि हम जो है सेकेंडरी चीज है रेडियो में, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, और गाने प्राइमरी चीज है। और जिन्होंने गाने गाए हैं, जिन्होंने कई चीजों को बदला है, क्रांति लाए हैं अपने गानों के थ्रू, ऐसी चीजें मुझे लगता है कि हम क्या अपने घर में अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसे बात करेंगे? नहीं, मैं मम्मी जी ही कहूंगा, मैं पिताजी ही कहूंगा। तो क्यों अगेन मैम वही वाली बात की, जो घर से आप चीजें सीख के आते हैं वही आप चीजें गाते हैं। और ऐसे लोगों को चुनना भी बहुत जरूरी है, जो जिनकी वैल्यूज हों। जब हमारे इंटरव्यूज दिए जाते हैं तो बड़ा एक अच्छी सी स्क्रूटनी करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा है इंसान, कैसा नहीं है। ही हु हा जो है वो कोई भी कर सकता है। अभी कुछ केस वेस हुआ है, आप सब जानते हैं, लेकिन गाली देके, बदतमीजी करके हंसाना बहुत इजी है, हर नुक्कड़ चौराहे पे ये चीजें होती हैं। लेकिन ह्यूमर मुझे लगता है कि एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। हमारा काम जो है वो ह्यूमर है। मेरे शो में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। मैं थोड़ा इमोशनल अगर हूँ भी तो मैं दिखाना पसंद नहीं करता। कई सारे ऐसे दिन आते हैं जब मुझे लगता है कि यार आज नहीं जाना ऑफिस, अभी कुछ है, लेकिन स्टिल आई गो देयर। मैं सबसे पहले खुद खुश रहता हूँ, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगेन शब्दों का चयन आपका बहुत सही होना चाहिए। इज्जत जो है अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगी। और मैं अगेन यही वाली सारी की सारी बात अपने पेरेंट्स पे, अपनी फैमिली पे डालता हूँ कि मैं वहीं से सीख के आया हूँ। और मैं आई एम फॉर्चुनेट कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो सेम वैल्यूज से हैं। और अगेन इसके लिए मैं जिन्होंने, जो हमारे हेड्स हैं, जिन्होंने स्क्रूटिनी जो उन्होंने की है कि इस तरीके के लोग चाहिए। जैसे कनाडा में जाते हैं या किसी फॉरेन कंट्रीज में, क्यों एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन जरूरी है। उन्हें नहीं चाहिए भाई 5वीं पास, उन्हें नहीं चाहिए भाई 6ठी फेल, उन्हें चाहिए कि जो पढ़े लिखे लोग हो। ऐसी इन जैसी जगहों पे जहाँ जो पब्लिक डीलिंग हो, जहाँ लोगों से बात की जाती है, जहाँ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात की जाती है,
तो वहाँ पे दे नीड टू मेक श्योर कि कुछ ऐसे लोग आए जो ढंग की बात करें, शब्दों का चयन जिनका सही रहे, समाज में एक अच्छा इम्पैक्ट डालें, और यही हमारा प्रयास रहता है। शायद एक दिन में मशहूर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ एक दिन में खत्म भी नहीं होते हैं और बदनाम भी नहीं होते हैं। शिविर में आपके पास आना चाहती हूँ कि मुझे कुछ शब्दों से यहाँ पर एक ऐसी थॉट आ रहा है कि जैसे बात हुई कि भयानक हस्बैंड नशा, तो हम लोग जस्टिफाई करते हैं वायलेंस को कि नशा करते हैं तो इसलिए वायलेंट, यू नो, या हम लोग बात करते हैं कि अगर हमको कोई बहुत रिस्पेक्टफुली एड्रेस कर रहा है तो एक्चुअली हमको रिस्पेक्ट कर रहा है, यू नो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट यू गो आउट ऑन द स्ट्रीट्स, आप ज़मीन पे काम करती हैं, आपको कई तरीके के एक्सपीरियंसेस होंगे। आप अगर अपने कुछ एक्सपीरियंसेस की आप एक महिला होके जब ज़मीन पे उतर के एक कहानी कह रही हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे समुदाय के लोग भी ज़मीन पे जाते हैं और काफ़ी चैलेंजेस फेस करके आते हैं, कहीं उनको वापस भेज दिया जाता है, कहीं दरवाजे बंद हो जाते हैं, जो भी होता है, तो आप उनको किस तरीके से डील करती? दिस इज़ माई लास्ट क्वेश्चन, कीप योर क्वेश्चंस रेडी, आफ्टर दैट आई एम कमिंग। पहले तो मैंने कहानी किसी सुनाई थी, वो असली कहानी थी किसी की जो मैंने अपनी बना के सुनाई थी। कारण जब आपके सामने वाले को लगता है आप उसी चीज से गुजरे हैं, वो आपसे कनेक्ट ज़्यादा कर जाता है और आपकी बात ज़्यादा समझ पाता है। दूसरा कि जब हम जेंडर की बात करते हैं तो उसमें LGBT कम्युनिटी भी आ जाता है, जिसकी कन्वर्सेशन करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम एक नई लड़ाई 100 साल बाद शुरू करें गलत समुदाय के लिए और फिर हम रीस्टार्ट करें। तीसरा जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बातचीत है, बहुत छोटी सी, तो शब्दों की बातचीत हुई, मैंने आज तक ये बात नहीं कही कि मेरे पिता है और मेरा भाई है इसलिए मैं कुछ छेड़खानी नहीं करती लोगों के साथ। मुझे पता है ये गलत है, वो अंडरस्टैंड है दिमाग में अच्छे से। अब आती है बात की जब आप बाहर जाते हैं तो किस तरह के एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं। समुदाय के बहुत लोग बैठे हैं, ज्यादातर लोग, जैसे एक नाटक के बाद एक व्यक्ति ने बोला कि आपको तो मतलब आप हमारी लड़कियों को भड़का रही है जीन्स पहनने के लिए, शर्टें पहनने के लिए, तो हमारा उनको जवाब दिया कि पहले आप धोती पहन के आओ, फिर आप बात कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति आप फॉलो करो, क्योंकि बहुत बायसनेस है। कह देना कि हम इज्जत करते हैं और इज्जत करने में बहुत फर्क है। इज्जत करना बहुत एफर्ट मांगता है। हम कहते हैं हमारे घर में बेटी और बेटा बराबर है, पर जब पढ़ाई का पैसा बचता है, एक बच्चे की पढ़ाई का पैसा है आपके पास मास्टर्स कराने का, ग्रेजुएशन कराने का, तो वो बेटी की पढ़ाई में लगता है कि दिमाग कैलकुलेट करता है कि वो हिसाब रहेगा। इनइक्वालिटी बहुत स्तर पर है कि अगर मैं और ये एक घर में पैदा हुए हैं, ये मेरे भाई हैं, मैं बहन हूँ, तो मुझे विदा कर दिया जाता है। और एक बिल्कुल अलग समुदाय छोड़िए औरत को उसके समुदाय को अक्सर बदलते हैं उसके जीवन में, चाहे वो समुदाय में जाकर काम करे ना करे। तो जब तक घरों में ये बोलना बंद नहीं होगा कि तुम मेहमान हो, जब तक आप वहां जाएंगे और वहां ये बात नहीं कहेंगे कि हम भी ऐसी चीजों से गुजरे हैं, तब तक बदलाव लाना मुश्किल है। और एक बार नेशनल टैग पर नाटक कर रही थी, नुक्कड़ नाटक था, उसमें क्या होता है कि लड़की मना करती है लड़के को नहीं रहना तेरे साथ, लड़का पीछा करता है, कहता है ऐसे कैसे नहीं रहेगी, हाथ पकड़ता है और हम छोटी सी बॉटल रखते हैं कॉमन से, उसमें इतना सा पानी वगैरह रखते हैं और पानी फेंकता है ऊपर और भाग जाता है। उसके बाद एक नैरेटिव आता है, सड़क वो ऑफिस हो, बस या मेट्रो, स्कूल की बच्ची हो, फिर औरत, हर किसी को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। एक साड़ी पहनी औरत से फ्रॉक पहनी बच्ची तक सबको छेड़खानी का सामना करना पड़ता है। इस तरह की नैरेटिव उसके बाद आती है। नाटक खत्म हुआ, नाटक में हमारे एक्टर्स क्या करते हैं, लोगों के पास जाते हैं जिन्होंने नाटक देखा और बातचीत करते हैं कि आपको नाटक से क्या समझ आया, क्या आपको लगता है जो हमने कहा वो सही था कि गलत था, और वो बातचीत हो रही थी उसी मोहल्ले में। एक व्यक्ति ने मैं भी हम काले कुत्ते में जाते हैं, कोई रीजन नहीं, पर मेरा नहीं होगा विरोध का रंग बोला जाता है, तो काले को उसने टैप किया, मैं पढ़ती तो उसने मोहल्ले में बहुत तेज पानी फेंका। ये 2000 साल तो याद नहीं, 7-8 साल पहले की बात है। तो मैं बहुत ज्यादा चिल्ला पड़ी क्योंकि हम नाटक के ऐसे अटैक पर कर रहे थे और किसी ने रैंडमली पानी फेंका और मैं बहुत तेज चिल्ला पड़ी, मुझे लगा कि ऐसे ही जाता है। और
खैर उसके बाद मुझे एहसास हुआ मेरा चेहरा कितना इंपॉर्टेंट है, अनफॉर्चुनेटली गलत कारणों से। ठीक है, मुझे मेरा चेहरा वैसे ही प्यार होना चाहिए, पर दूसरों को ऐसा लगता है सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए शायद। खैर वो नाली का पानी था, तो मुँह हाथ धो के कुछ ठीक हो गया, पर उस रात मुझे बहुत सोचना पड़ा कि दोबारा वहाँ जाकर काम करना है कि नहीं करना, और वो और बड़ा कारण बना काम करने का। पर ये भी समझ आ गया जब तक मेरी अपनी कहानी नहीं बनेगी ना, जब तक मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी कहानी है, तब तक वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके पास एक सेंटेंस हमेशा रहता है, आपने थोड़ी सा है, आप आओ। एक नाटक है इस बात पर कि लड़कियों को बचपन से तैयार करते हैं शादी के लिए। अरे चादर आगे रख देते हैं, इसकी शादी में, ये साड़ी आगे रख देते हैं, इसकी शादी में रहेंगे। जो बातें हैं ना, ये बातें उस बच्ची को शादी के लिए तैयार करती हैं। देखो बड़े लोग वो शादी का इतना देखती है, उस वक्त अगर आप उसे बोलो नहीं नहीं करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर डॉक्टर लोग बैठे डॉक्टर बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉयर बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कहती है पागल वाली बात करो, मेरे को एक राजकुमार आएगा सब एक घोड़े पर सवार और मुझे लेकर जाएगा। उसे बताना बड़ा मुश्किल होगा कि राजकुमार बेचारा खुद को नहीं संभाल पा रहा जिसमें अनफॉर्चुनेटली 30 लड़के और सिर्फ 6 लड़कियां, ठीक है। और मैं कितना भी चाहूँ थिएटर में लड़कियां मतलब आना चाहती है, तो घर में कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, लड़कों को बोला जाता है कुछ करता नहीं है। हमारे में गाना बड़ा बढ़िया सिखाया होता है, और थिएटर अगर आप लोगों ने सुनाओ, ना गाड़ी ना पैसा ना शादी और करो थिएटर। लड़कों के साथ होता है कि भाई तुम कमाओगे क्या, तुम 12वीं करके ग्रेजुएशन करके थिएटर करने चले गए। अब अनफॉर्चुनेटली जब थिएटर करते हैं तो लंबा करना पड़ता है, पर लड़कियों के साथ होता है कि ये पीढ़ी खराब है, तेरे साथ कुछ हो भी जाएगा, तेरा शादी का वक्त है, तुझे शादी करनी चाहिए, तू 35 में जाएगी तो तुम बच्चा क्या करेगी। जैसे एक लड़की का सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में मकसद तो शादी करना और बच्चा करना। शायद बचपन से ये बातें बदलेंगी जब हमारे घरों में कि भाई उसकी शादी के लिए ये चादर है झुका दी जाए, ये एफडी करा दो इसके मास्टर्स के लिए, तो उसको भी इस बात का यकीन होगा कि मुझे अपने लिए क्या करना है। थैंक यू फॉर दैट। हम प्ले देके वहीं पर पहुंचे हैं कि भाषा और जो आपके घर में जिस प्रकार का पर्यावरण का वातावरण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो काफ़ी डिटर्मिन करता है कि आपकी सोच को। I want to ask the audience to ask, we have just about 5 minutes, we'll take 2 questions from the audience for anybody. Seema. आप सबका बहुत बहुत स्वागत और एक बार वर्ल्ड रेडियो डे की हार्दिक शुभकामनाएं हम सबको। मैम, ये एक क्वेश्चन जो अभी आपने बात की, आप लोगों ने बात की, उस सबको देखते हुए एक बहुत शायद ये क्वेश्चन नहीं, ये एक है कि जो अगर हम स्त्री की बात करते हैं तो जैसे अभी इससे पहले जो दिखाया कि वो चीज़ नहीं है, मगर आज जितने भी विज्ञापन होते हैं चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, उसमें एक नारी ही जो है वो ऑब्जेक्ट होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आप लोगों से कि इसके लिए जो हमारी रेडियो फील्ड है, चाहे वो आकाशवाणी, मैं आकाशवाणी की बहुत इज्जत करती हूँ, मैं भी बहुत लंबे समय तक आकाशवाणी से खुद को जुड़ी रही हूँ, तो इसलिए चाहे वो आकाशवाणी हो या कम्युनिटी रेडियो जिस पर हम लोग काम करते हैं या कमर्शियल रेडियो, हम लोग मिलकर ऐसा क्या इनिशिएटिव लें कि लोगों की सोच बदले, नंबर 1। नंबर 2, मैम जैसा आपने कहा अभी कि एक औरत का एक लड़की के जन्म के साथ जुड़ जाती है कि बस शादी करनी है, ये एक क्वेश्चन उसके बुढ़ापे तक उससे पूछा जाता रहता, तूने शादी क्यों नहीं की। हम क्या करें कि ये क्वेश्चंस के बजाय लोग ये कह सकें कि तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम समाज को कुछ दे पा रहे हो। ऐसे मेरे बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है और हर व्यक्ति का यही सवाल होता है कि ये उंगली उठती है कि क्यों नहीं की। तो बस एक लाइन में यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि रिश्तों का एहतराम वफाओं पे एतबार है मैंने किया, न जाने क्यों जमाने ने उंगलियों को उठा रखा है। हाँ, मैम मैं सबसे पहले तो ये चीज़ें बताना चाहता हूँ
मैं आपको अपने प्रोफेशन की कुछ टर्म्स के बारे में बताऊंगा सिंस इट्स रेडियो डे। सो रेडियो में हम कुछ चीजें बोलते हैं, देयर इज अ थिंग दैट इज कॉल्ड स्लाइस ऑफ लाइफ। मैं घर में खाना बनाता हूँ, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, और मेरी लाइफ में अगर कोई महिला रही भी है तो मैंने उससे भी अच्छा उसके लिए खाना बनाया, और 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 6-6 महीने डेली बनाया। इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव, मैं आज भी अपने लिए खाना बना के लाया हूँ, हम दोनों ने अभी बाहर बैठ के गाड़ी में खाया था। सो दिस इज कॉल्ड स्लाइस ऑफ लाइफ। हम ये जो हम रेडियो में बोलते हैं उसे कहते हैं हम लिंक, यानी कि वॉइस ट्रैक। हम अपनी लाइफ में अपने से जुड़े कुछ 4 चीजें, मैं जब आरजे नहीं था तो मेरी मम्मी मुझे बताया करती थी कि रेडियो पे आज बोल रहा था आज छुट्टी है, आज रेडियो पे वो बोल रहा था कि चंडीगढ़ में, मैं चंडीगढ़ से हूँ, चंडीगढ़ में आज ये होने वाला है, वो होने वाला है। सो रेडियो पे जब आरजे बोलता है तो ये हम बेशक हंसी मजाक वाली चीजें ज्यादा करते हैं, लेकिन आई अंडरस्टैंड इट्स अ सीरियस जॉब। और जब हम वहां बोलते हैं तो एक इम्पैक्ट उसका पड़ता है, और जब इम्पैक्ट पड़ता है पीपल टेक इट सीरियसली। तो वहां पर एक स्लाइस ऑफ लाइफ अगर ऐड हो जाए, अगर मैं कुछ अच्छी चीज बताऊं कि यार मैं ये चीज करता हूं अगेन, कि कैसे ये जो चीजें हैं उन्हें चेंज करें। गानों के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि हम अपने पर्सनल डिपार्टमेंट से लड़ाई करते हैं, जहां पे वो चीजें सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, जहां पे वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगी, यानी कि हमारा म्यूजिक डिपार्टमेंट, यानी कि फीडबैक जो हम देते हैं कि दिस सॉन्ग मैं अपने शो में नहीं चलाऊंगा, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, ये मुझे घटिया लगता है, ये ओछा है, और ये मुझे सीरियसली अच्छा नहीं लगता, कुछ चेंज किया जाए, इसमें बीट लगाया जाए, कैसा किया जाए। आप लेबल देखें या कुछ भी देखें, सारी लड़ाई आप खुद करें, लेकिन मुझे जितने दिन का आप टाइम दे सकते हैं प्लीज इसे हटाएं। ये नंबर 1। नंबर 2, स्लाइस ऑफ लाइफ, कि मैं अपनी लाइफ की कुछ अच्छी चीजें, मैं वो चीजें नहीं बताऊंगा जो बनावटी हैं। मैं क्यों झूठ बोलूं जब मैं हूं ही नहीं ऐसा। जो चीजें सच है, जो चीजें शायद अगेन मैं यहाँ पर मतलब आज मेरे मम्मी पापा की तारीफ मुझे लगता है इनडायरेक्टली बहुत कर दी मैंने, तो जो उनसे चीजें सीखी हैं वही चीजें मैं बताऊं। आगे जाके कोई अगर 4 लोग भी चेंज हो जाए, 4 लोग भी घर जाके कहें, दिल्ली में सुनने वाले बहुत है, कहें कि यार वो लड़का ना आज ऐसे कह रहा था कि वो इस चीज को सपोर्ट करता है, इस चीज में बिलीव करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा इंपैक्ट आएगा। और मेरी अगर डेली बोलने से कोई एक इंसान भी घर जाके, हमारी लाइन में कहा जाता है टेक होम क्या है आज के शो का, कि क्या कोई तुम्हारे शो से लेके गया, क्या बदतमीजी या डबल मीनिंग बातें या फिर गाने या फिर कुछ, मेरा हमेशा ही रहता है, मेरे दिमाग में हमेशा सेट रहता है कि मैं उनको क्या दे रहा हूँ। आज थोड़े दिन पहले मेरे पिताजी की बरसी थी, तो मैं उस दिन भी शो कर रहा था, मेरे घर में, मेरे ऑफिस में किसी को नहीं पता था, मैंने किसी को कुछ बोला भी नहीं। आखिरी में मैं और मेरी मम्मी बात कर रहे थे, तो पीपल गॉट टू नो दैट कि हाँ ऐसा कुछ है। सो अगेन मेरा काम है वो, मुझे कुछ अच्छा देना है, अच्छा फील करवाना है, ताकि लोग अच्छा कुछ घर ले जाएं, अच्छी चीज सीखें, जिन चीजों पे मेरा भी जो है विश्वास है। तो यही हमारा मानना है, यही मेरा मानना है, इसी चीज से हम चीजों को चेंज कर पाएंगे। डेली हम शो करते हैं, 13 साल तो मुझे ही हो गए जी। सो डेली हम 10-12 बार बोलते हैं अपने 4 घंटे के शो में, और उसमें भी अगर कुछ 2-4 चीजें अच्छी बोलते हैं, इन्हीं से कुछ ना कुछ चेंज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आएगा। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, चूँकि आकाशवाणी जैसी संस्था को, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आकाश ये सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं कि हम खुद लड़ते हैं कि नहीं ये गीत हम नहीं बजाएंगे। हमारे यहाँ तो ये एक तरह का रेगुलेशन ही है। एक तो नंबर 1 जो सॉन्ग्स हैं वो हमारे यहाँ बाकायदा स्क्रीन्ड होते हैं। जैसे हमारी एक स्क्रीनिंग कमेटी है मुंबई में, और वहाँ तमाम सारे जो एक कमेटी बैठती है, जितनी रिलीज सॉन्ग्स हैं नई फिल्मों की या प्राइवेट एल्बम्स हैं, उसको बाकायदा स्क्रीन किया जाता है, और उसके सारे एस्पेक्ट्स को देख के फिर उन गीतों को रिलीज़ किया जाता है कि आप इंटायर नेटवर्क में बजा सकते हैं या नहीं। नंबर 1 एक ये रेगुलेशन है, और नंबर 2 जो हमारे हर केंद्र पर बाकायदा, जिसको हम लोग पूरी ईमानदारी से बरतते हैं, हम लोगों ने अपने आरजेस को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है डेली उन्हें बिफोर दे गो ऑन द एयर, उनको अपनी स्क्रिप्ट बाकायदा लिख करके हमें भेजनी होती है, जो भी इंचार्ज होता है, और उसकी स्क्रिप्ट वेट होती है। विदाउट वेटिंग मैंने मतलब कभी नहीं देखा कि हमने बिना वेटिंग के किसी आरजे को अलाउ किया हो, और अगर बाई चांस चला गया तो फिर उससे उस हिसाब से संभाला भी जाता है, उन स्थितियों को, उन आरजेस को समझाया भी जाता है अपने अपने तरीक़ों से, नियमों के साथ। तो सेल्फ रेगुलेशन के अलावा मुझे लगता है कि संस्थागत जो रेगुलेशंस होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं, और स्क्रिप्ट्स को बाकायदा वेट किया जाना चाहिए, क्योंकि एक शब्द आपका क्या नुकसान कर सकता है आपको नहीं पता, और वही शब्द क्योंकि शब्द अमर हैं, मैं वही बात कहती हूँ फिर से कि शब्द ब्रह्म है। एक शब्द आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, वहीं उसी शब्द का बेजा इस्तेमाल आपको आपके पूरे करियर को ख़त्म कर सकता है। इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू। नौकरी बचानी है, सही बोलना है, वहाँ नौकरी बचानी है तो गलत बोलना है।
मैं शिल्पी जी के साथ कनेक्ट करना चाहूँगा। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, थिएटर ऑर्गेनाइजेशन है, एक दशक से अम्बाला में, और वही थिएटर ऑर्गेनाइजेशन एक कम्युनिटी रेडियो FM 90 चलाती है अम्बाला में। मैं आपसे इसलिए कनेक्ट कर पाया क्योंकि जब थिएटर से कोई व्यक्ति हो और बिना माइक के वो बोलता है, हम कहते हैं कि स्टेज पे जब आपने आवाज़ पहुंचानी है ऑडियंस पे, तो लास्ट व्यक्ति तक आपकी आवाज़ बिना माइक की पहुंचनी चाहिए। सो दिस इज़ द टाइम जो मैं अपनी बात यहाँ कहूँ। मुझे बहुत खुशी है कि जिस टॉपिक पे आज बात हो रही है, जो सबसे पहला प्ले आज से 10 साल पहले मैंने किया था, मैंने उसमें एक प्रयोग किया था कि जो मेल रोल्स थे वो मैंने फीमेल रोल्स के साथ चेंज किए, और मैंने एक लड़की को सामने लाया और उसने एक मेल का रोल किया, क्योंकि वो प्ले पालने का भूत कश्मीरी फोक पर आधारित था, एक मस्करे का रोल करना था, जबकि कश्मीर में फीमेल मस्करा नहीं होता। तो मैंने फीमेल को वो रोल देने से ये एक प्रयोग किया कि फीमेल भी हमसे ज़्यादा अच्छा कर सकती है। हमने उसके कई सारे शोज किए थे और मैं बहुत खुश हूँ जिस टॉपिक पे आज ये बात यहाँ पे हो रही है, मैं उस पर 1 दशक से काम कर रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी कि जो सोच आज बन रही है उस सोच पे हम पहले काम कर रहे हैं, और FM पर भी हम एक परिचर्चा कार्यक्रम करते हैं जहाँ पे हम कलाकारों को बुलाते हैं, और वहाँ पर भी हम उन कलाकारों से यही बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने समाज को इक्वली आगे पहुँचाएं। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपने कहा कि लड़कियों को पढ़ना और वो शादी, बस मैं नहीं कहता, लड़कियों को भी पढ़ना है, लड़कों को भी पढ़ना है, और जो बच्चा पैदा करने वाली आपने बात कही, वो भी तो इस धरती के लिए ज़रूरी है। वो ही जरूरी नहीं है। मैंने क्या कहा, वो भी तो इस धरती के लिए ज़रूरी है। अगर वो नहीं ज़रूरी होता तो आज हम आप सब लोग नहीं बैठे होते हैं। थैंक यू। With these words, I would like to thank each one of you for adding so much value to this conversation. And ये conversation सालों से चलता आ रहा है, हजारों सालों से चल रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, बस हम लोग ये जेंडर मैनुअल जो हमने निकाला, I just request your attention for 2 more minutes. In the meanwhile, can my team just bring in the things for felicitation? तो हम सब लोग जानते हैं सुप्रिया साहू जी को, सब लोग जानते हैं सुप्रिया साहू जी उस समय हेल्थ सेक्रेटरी थी। हम लोग ये जेंडर मैनुअल की वर्कशॉप साउथ में कर रहे थे, तो एक सर्जन हमारे कम्युनिटी रेडियो के ही थे, और उन्होंने जब बात ये सब हुई कि जेंडर इक्विटी, इक्वालिटी, उन्होंने खड़े होकर कहा कि हमारे यहाँ तो जितनी भी देवियाँ हैं और महिला तो देवी स्वरूप है, जनरली हम लोग कहते हैं कि 64,000 तो देवियाँ हैं और हम तो इतना रिस्पेक्ट करते हैं और ये सब। तो मैम ने सिर्फ एक ही चीज़ कहा, हमको नॉर्मल अपनी तरह ट्रीट करिए, हमको देवी मत बनाने की कोशिश करिए, हम देवी नहीं हैं, हम आपकी तरह इंसान हैं with emotions, with talent and with aspirations. आप हमको नॉर्मली ट्रीट करेंगे तो हम भी एक नॉर्मल इंसान होंगे, and that was my takeaway कि हम सबको देवी मत बनाने की कोशिश करें। Thank you so much to each one of you. Thank you.